बहुत हाय तौबा मचा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। आखिर क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? इस बिल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों के दिल में एक खदशा पैदा करती हैं। आप उसके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए भी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मामला ये है, आपके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिस्टर्ब किया है, जब वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में ये है कि वाकिफ़ भी जो है एक बार वर्क कर देने के बाद वो इर्रिवर्सिबल हो जाता है, उसको रिटर्न नहीं कर सकता है। तो जब वाकिफ़ को पावर नहीं है तो आपको पावर कहाँ से आ गया? सीधे से इस बिल को खारिज करना क्या मुनासिब है? देखिए, ऐसा है कि असल बात यहाँ पर ट्रस्ट का है। जो हमारी केंद्र की सरकार है उस पे हमारा भरोसा, हमारी कम्युनिटी का भरोसा नहीं है। ये साफ साफ सी बात है। मोबिन साहब, ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने जो है जो भी इसके कर्ता धर्ता लोग हैं उन लोगों ने इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया और वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ज़रिए जो उसका असल मकसद था गरीबों की भलाई के लिए उससे काम लेना, वो नहीं किया गया। आपको ये पता होगा कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है। वक्फ की कोई प्रॉपर्टी जो है कहीं कोई कब्ज़ा कर रहा है तो उसको खाली कराना, उसको इंक्रोचर्स को हटाना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको इन्होंने मैनेज सही से नहीं किया। अगर सरकार सही मानों में इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में कि वक्फ की जायदाद का गरीबों को, विधवाओं को, जो भी हैं उनको फ़ायदा मिले, तो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस जो है, सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसमें एक पूरा चैप्टर ही वक्फ पे उसने खर्च किया। ट्रिब्यूनल और कलेक्टर के अख्तियारात, ये दोनों में बहुत फ़र्क है और इसी वजह से इस वक्फ बिल पे जो गवर्नमेंट की नीयत है इस पे जो है शक होता है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ लगती हैं। कलेक्टर अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं तो वो भी तो सामने रहेगा। इसको कैसे ये समझा जाए कि कलेक्टर के ऑर्डर के अंडर ये चीज़ें चली गई तो चीज़ें गड़बड़ी होंगी? कलेक्टर कोई जुडिशियरी नहीं है। जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और कलेक्टर जो है पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है। कुल मिलाकर के 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, जिसमें 38 लाख एकर्स का पूरा एरिया आता है। 38 लाख एकर्स, इसमें से 4.02 लाख जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बाय यूज़ है। तो ऑलमोस्ट 50% ये वक्फ बाय यूज़ है। तो अब उस पर तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो अभी जो अमेंडमेंट है उस हिसाब से कि दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्या होगा। ये गड़बड़ियाँ जो है मोतिहारी में भी देखने को मिलती हैं। कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मामूली पैसे में लीज की गई हैं और उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या उसका रिवीजन नहीं होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए तभी ये वो दे सकते। ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट कौन होती है तय करने वाली? प्रैक्टिसिंग हमारी जिम्मेदारी है। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल में आज बात वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के नज़रिए की। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ STV न्यूज़ के स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ अबू नसर निहालुद्दीन साहब हैं, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद, पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। और आज के हमारे जो दूसरे ख़ास मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल हुसैन साहब, सीनियर प्रोफेसर सर HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट MS कॉलेज मोतिहारी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आज के इस बातचीत में एक और हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं सैयद मुबीन अहमद साहब, सदर ज़िला औकाफ कमेटी
पूर्वी चंपारण। तो आपका भी सर बहुत स्वागत है इस टीवी न्यूज़ के स्टूडियो में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, तो क्या कुछ है और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इसको किस नज़रिए से देखते हैं, ये जानना बेहद अहम हो जाता है। तो अबू नसर निहालुद्दीन साहब से पहले हम शुरुआत करते हैं। सर, बहुत हाय तौबा मचा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, आखिर क्या है, आप लोग क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले HTV का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को मदऊ किया। ख़दशात तो हैं, यानी आज़ादी के बाद 54 में भी वक्फ एक्ट पास हुआ और 95 में भी हुआ, तो उसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो अप्रैल 2025 में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इस बिल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों के दिल में एक ख़दशा पैदा करती हैं। और कहा तो यही गया है कि साहब इसको और ज़्यादा जो है बामकसद और बामाना बनाने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन जो इंटरनल चेंजेस इसके अंदर किए गए हैं, जिससे इसका स्वरूप जो है वो बदल गया है। आज तक वक्फ बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करता था और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं था, कोई मुदाखलत नहीं थी, और अगर कहीं कोई मामला आता था तो ट्रिब्यूनल उसको तय करता था और ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आखिरी होता है। ट्रिब्यूनल के बारे में आप ये जानें कि उसमें लॉ एक्सपर्ट या जजेस होते हैं जो पूरे मेरिट के आधार पे उसका फ़ैसला करते हैं। लेकिन अब ये शक्ति जो कलेक्टर को दी गई है, और आज के ज़माने में कलेक्टर जिस तरह से जो है वो हुकूमत के ट्यून पे डांस करते हैं, तो ऐसे हालात में अंदेशे बहुत बढ़ गए हैं कि इन जायदादों को कहीं वो जो है सो वक्फ रजिस्टर और फिर वो जो रेवेन्यू रजिस्टर है उसके दरमियान कोई नई चीज़ें न निकाल दें और फिर जो है इस वक्फ जायदाद के लिए हाई कोर्ट जाना पड़े और काफ़ी चीज़ें हों। तो ट्रिब्यूनल और कलेक्टर के अख्तियारात, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, और इसी वजह से इस वक्फ बिल पे जो गवर्नमेंट की नीयत है, इस पे जो है शक होता है और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ लगती हैं। कलेक्टर अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं तो वो भी तो सामने रहेगा। इसको कैसे ये समझा जाए कि कलेक्टर के ऑर्डर के अंडर ये चीज़ें चली गई तो चीज़ें गड़बड़ी होंगी? देखिए, कलेक्टर जो है, कलेक्टर कोई जुडिशियरी नहीं है। जुडिशियरी हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और कलेक्टर जो है पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है। और हाल के दिनों में जो यूपी वगैरह में या दूसरे जगहों में देखने को मिलता है कि वो एक ऑर्डर पास नहीं हुआ कि उसके कंप्लायंस के लिए कलेक्टर भी मौजूद, एसपी भी मौजूद, पूरा पुलिस अमला भी मौजूद, और एज पर द विशेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर काम हो जाता है। तो कलेक्टर में और ट्रिब्यूनल में फ़र्क है कि वो कंप्लीट जुडिशियरी है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और कलेक्टर को इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का बहुत काम है। वो किसी अपने अधीनस्थ ऑफिसर को इसके लिए ही करेगा और वो जो है ये उसको ऑर्डर दे देगा, और लोकल लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ जाएगा। जुडिशरी पे लोगों का अब इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ता, और एक बार जब गड़बड़ी हो जाएगी तो उसको सुधार करना यानी अगर मुमकिन भी हुआ तो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ये चीज़ें हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये संदेह है। प्रोफेसर इकबाल सर, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि कानून में जब से देश आज़ाद हुए हैं, जब से संविधान अस्तित्व में आया भारत का, तब से बहुत सारे चेंजेस, संशोधन होते रहे हैं और भविष्य में भी संशोधन की गुंजाइश रहती है।
तो सीधे से इस बिल को खारिज करना क्या मुनासिब है कि अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड है उसके किसी भी नियमावली में बदलाव नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि असल बात यहाँ पर ट्रस्ट का है। जो हमारी केंद्र की सरकार है उस पे हमारा भरोसा, हमारी कम्युनिटी का भरोसा नहीं है, ये साफ साफ सी बात है। और पिछले वर्षों में जब से ये सरकार बनी है तब से आप कोई एक ऐसा भी स्टेप इस सरकार का नहीं गिना सकते कि जिसने इस कम्युनिटी को सर्व करने का काम किया हो। तो हम कैसे ट्रस्ट करें? दूसरी बात यह है कि आप इतना बड़ा फ़ैसला ले रहे हैं और जो हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, जमात इस्लामी है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस तरह के फ़ैसले करते हैं। तो अगर इसमें कहीं अच्छा पहलू भी है अगर इस बिल में, तो उस पर हमारी निगाह नहीं जाती और वो सारी बातें जो हम, जैसा कि अभी नसर साहब ने बताया कि इसके बेसिक्स स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना, और जो वक्फ की जो जायदाद होती है वो अल्लाह को, ईश्वर के नाम की है, उसकी मालिकियत, उसकी सॉवरेंटी वो ईश्वर की होती है, उसका मालिक ईश्वर होता है। तो अब तक जो कांग्रेस हुकूमत रही, जो पहले की जो सरकारें रही हैं, उसमें जैसे 1954 का एक्ट बना, फिर उसके बाद 1995 में उसका रिवीजन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, फिर उस लैंड सीलिंग के सिलसिले में वक्फ की जायदाद के 2014 में चीज़ें आई। तो कहीं पर भी उसमें उस तरह का संदेह लोगों को नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ क्लॉज हैं इसमें, उन क्लॉजेस को देखते हुए, जैसे कि कलेक्टर साहब वो उसके ज़िम्मेदार होंगे फाइनल फ़ैसला लेने के लिए, जबकि वक्फ ट्रिब्यूनल का फ़ैसला होता था। इसमें 2 नॉन मुस्लिम्स हिंदूज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एक मसला है। जो वक्फ बाय यूज़ है उसके बारे में सवाल है कि भाई उसका क्या होगा, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं जोड़ दूँ, कलेक्टर साहब लोग अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर कई सारे मामलात हैं, माने हज़ारों ऐसे मामलात हैं कि वक्फ वर्सेस स्टेट है। अब जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टर, वो अपने स्टेट के ख़िलाफ़ कैसे जा सकता है? तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से लोगों के माइंड में ये डाउट है, और गवर्नमेंट ने कभी इसकी कोशिश नहीं की कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे बढ़े। एक दो और अहम सवाल ये हो जाते हैं कि अब जब ये कानून बन गया है तो अब क्या गुंजाइश बनती है, तो इस पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मोबिन साहब की हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोबिन साहब, ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने जो है जो भी इसके कर्ता धर्ता लोग हैं उन लोगों ने इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं किया, और वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ज़रिए जो उसका असल मकसद था गरीबों की भलाई के लिए उससे काम लेना, वो नहीं किया गया। आप ज़िला औकाफ कमेटी के सदर भी हैं, आप क्या देखते हैं, क्या मसले आते हैं और क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों औरों को मौका मिलता है इसमें इंटरफेरेंस करने का? जी, आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है कि अक्सर इस तरह की शिकायत आती है कि वक्फ बोर्ड में जो चीज़ें चल रही हैं वो बेहतर नहीं है, बहुत खुर्द-बुर्द का मामला आता है, ऐसे आता है। तो ये गवर्नमेंट में भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, कभी इस पर एक्शन नहीं लेता है। एक चूँकि ये इंडिविजुअल इस पे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करती रही है और गवर्नमेंट इसको अपने इसमें संरक्षण में रखती थी हमेशा, चूँकि वक्फ बोर्ड जो उसके सारे जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट ने ही उसको अमेंडमेंट करके लाया है। अब तक टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रही है इसमें। अभी जो हाल का मामला चल रहा है इसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, चूँकि देने वाले ने ये दिया अल्लाह के लिए दी गया, कि अल्लाह के रज़ा के लिए उसने दे दिया कि भाई ये हमने दे दिया, वो अमानत जो है अल्लाह की हो गई। अब अल्लाह की अमानत को हमें कैसे ये करना है, मैनेज करना है, ये मैनेज करने वाले पे ज़िम्मेदारी आती है कि कैसे करना है।
तो आपको ये पता होगा कि वक्फ की कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है। वक्फ की कोई प्रॉपर्टी जो है कहीं कोई कब्ज़ा कर रहा है तो उसको खाली कराना, उसको इंक्रोचर्स को हटाना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आप अभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको इन्होंने मैनेज सही से नहीं किया। हमने क्या मैनेज सही से नहीं किया? वक्फ बोर्ड ने क्या मैनेज सही से नहीं किया? मदरसे चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं और हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। ऐसी कई जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बनी हुई है, गवर्नमेंट अभी भी उसका इस्तेमाल कर रही है। अभी नया अमेंडमेंट करके ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट यूज़ कर रही है उस पर गवर्नमेंट का अगर वक्फ की ज़मीन यूज़ कर रही है तो वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। भाई अभी भी है वो, इसमें आप अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? हम तो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप लीज़ करा लें, लीज़ करा के यूज़ करें। लेकिन आप उसको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की अगर यूज़ में है तो वो वक्फ की नहीं रहेगी। तो आप अल्लाह की चीज़ हमारी चीज़ हमसे छीन नहीं सकते हैं। हम अपनी ज़मीन बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम अपनी ज़मीन आपको दे दें, अपनी ये कर दें। आप अल्लाह की ज़मीन हमसे छीनेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अव्वल चीज़। दूसरी ये चीज़ कि इस अमेंडमेंट से आप हमारी जन्नत भी छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए तभी वो दे सकते। ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? ये गवर्नमेंट कौन होती है तय करने वाली? प्रैक्टिसिंग हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि शायद मेरे प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई हो, तो हम ये अल्लाह के इस पे रज़ा के लिए ज़मीन हम दान कर देते हैं, वक्फ को दे देते हैं। अगर वो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, वो सही से नमाज नहीं पढ़ पा रहा, नहीं कर रहा, तो उस गुनाह को कब करने के लिए वो चाहता है कि हम इसको दान दे के अपने गुनाह को बचा लें, अपनी जन्नत बना लें। आप उससे कौन देगा दान? उस प्रॉपर्टी से हिंदू भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी से सिर्फ मुसलमान ही फ़ायदा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, वक्फ बना है और मदरसे और मस्जिद, अक्सर इस ज़्यादातर ज़मीनें जो है या तो कब्रिस्तान के लिए दी गई हैं, या मस्जिदों के लिए दी गई हैं, या मदरसों के लिए दी गई हैं, या उनके मेंटेनेंस के लिए दी गई है। तो इनमें इनको क्या चीज़ दिख रही है जो फलाह नहीं हो पा रहा है? नहीं, दिख जो चीज़ ये रही है, और सत्ता पक्ष का जो कहना है वो स्पष्ट रूप से ये है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसमें भी उन्होंने कहा, और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक मॉल की ज़मीन है जिसको मामूली पैसे की लीज़ पर उसको दे दिया गया, जबकि उसका लाखों करोड़ों में उसका जो है रेवेन्यू उससे आना चाहिए, लेकिन मामूली पैसे से जो है उसको लीज़ कर दिया गया। ये गड़बड़ियाँ जो है मोतिहारी में भी देखने को मिलती हैं। कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मामूली पैसे में लीज़ की गई हैं और उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या उसका रिवीज़न नहीं होना चाहिए? जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से रेवेन्यू तो आना चाहिए ना वक्फ को। ऑब्वियसली जो भी लीज का जो टर्म्स है ना, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तय करता है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेक्टर जो है उससे हम लोग ये करके फिर किसी को ये किया था। अभी आप जो ये कह रहे हैं कि एक मॉल है उसका रेवेन्यू जो रेंट आ रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है, नमित शाह जी ने जैसे कहा, वो कब हुआ? बहुत सी गवर्नमेंट की ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने लीज़ किया हुआ है, खास महल की ज़मीन को, वो 12 रुपये 13 रुपये में आज भी लीज़ चल रहा है, 50 रुपये 70 रुपये में लीज़ चल रहा है। मेन रोड की दुकानें जो 250-250 500 रुपये में चल रही है, उसका किराया अगर आज देखिएगा तो 40 से 50 हज़ार किराया है, लेकिन वो लीज़ पे चल रही है 600 700 800 तक लीज़ पे चल रही है। इसके पीछे वजह ये है कि जब वो लीज़ हुआ था उस वक्त उसका वही वैल्यू था, तो जिस रेशियो से इंक्रीज़ होता है उसका वो उसी रेशियो से होता आया है। अब आप इसको क्लॉज बना के आप इस पर एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, पूरे इसके आपको सुधारने की बहुत सी चीज़ें थी, उसको सुधार कर सकते थे। अमेंडमेंट करके ही क्या किया? माना ठीक है आपने इसको बात करी, इसमें डीएम के लाने की क्या ज़रूरत थी? डीएम आके मतलब क्या ये सरकार की भी, आपका कहना है कि सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो तमाम चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करे, क्या सर? जी हाँ, ये मैं जैसा कह रहा था कि असल में मंशा की बात है। अगर सरकार सही मानों में इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में कि वक्फ की जायदाद का गरीबों को, विधवाओं को, जो भी हैं उनको फ़ायदा मिले, तो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस जो है, सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी तो उसमें एक पूरा चैप्टर ही वक्फ पे उसने खर्च किया, और उसमें ये कहा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए वक्फ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सरकार के पास, कि इस कम्युनिटी को आगे उठाया जाए, इसके उत्थान के लिए, इसके इकोनॉमिक या एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए
वफ़ की जो जायदाद है उसको अगर रेगुलराइज किया जाए, सिस्टमेटाइज किया जाए, वो सारे उन्होंने दिए हुए थे रिकमेंडेशंस आप, लेकिन उसमें मैं उसको देख रहा था तो उसमें कहा कि उसकी आत्मा को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वो उन्होंने लिखा है सच्चर साहब ने। तो उसकी आत्मा को डिस्टर्ब किए बगैर उसके मैनेजमेंट में अगर कहीं पे फेलियर है, कमी है, तो उसका वो सरकार अगर चाहती तो वैसे कर सकती थी। लेकिन यहाँ तो जो मकसद है वो ये कि पॉलिटिकल ये बने, मामला इशू बने, पॉलिटिकल जो बेनिफिट लिया जाए, या इलेक्टोरल गेन है, या बहुत सारी इस तरह की बातें हैं कि या पूरी कम्युनिटी को जो एक बैकफुट पे पहुंचा देना कि हमारी सारी जो क्रिएटिव रचनात्मक एनर्जी है बस बच बचाव में लगी रहे। देखिए विनी, जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं ये सब ने वाज़ेह किया कि वक्फ की जो आमदनी होती है वो गरीबों के फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि जिसको सच्चर कमीशन ने भी एडमिट किया कि भाई जितनी जायदाद है और जो इसका रिटर्न है उसमें कोई तालमेल नहीं है। तो इसमें हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जो भी तौर तरीक़ा हो सकता है वो इस आमदनी को बढ़ाने का बढ़ाया जाए और इस आमदनी का सही इस्तेमाल मुस्लिम उम्मत के जो है वो समाजी और तालीमी और इक़्तिसादी भलाई के लिए किया जाए। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि आप पब्लिक में कह एक बात रहे हैं और आपका जो इंटेंट है वो एक दूसरा है। यानी अभी जो सूरत हाल है, अगर ये वक्फ बिल जो है एक साधारण कानून होता तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है वो बुनियादी हक जो 25 और 26 में दिया गया है। 25 में ये है कि मज़हब की आज़ादी, ज़मीर की आज़ादी, मज़हब पे अमल करने और इसको फैलाने की आज़ादी। 26 में ये है कि मजहबी इदारों से जो भी जायदाद जुड़े हुए हैं वो जो है वो मजहबी ग्रुप ही उसको मैनेज करेगा। जैसा इकबाल साहब ने अभी कहा कि आपने अभी उसमें 2 गैर मुस्लिम को डाल दिया और आपने उसमें जो है एक था कि एक लीगल एक्सपर्ट जो होगा वो मुसलमान ही होगा। अब उसकी शर्त हटा के आपने जो है किसी ज़िला जज को, रिटायर्ड जज को उसमें डाल दिया। तो और भी जितने न्यास हैं, अभी राम जन्मभूमि का न्यास बना, उसमें 15 लोग हैं, 15 गैर मुस्लिम हैं और यहाँ तक कहा गया है कि वहाँ का कलेक्टर भी गैर मुस्लिम होगा। और बुद्ध लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए कि 54 ही में मनी बुद्धिस्ट के अलावा गैर मुस्लिमों को दाखिल कर दिया है उसमें। तो आप उसके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब किए भी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मामला ये है, आपके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिस्टर्ब किया है। जब वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में ये है कि वाकिफ़ भी जो है एक बार वक्फ कर देने के बाद वो इर्रिवर्सिबल हो जाता है, उसको रिटर्न नहीं कर सकता है। तो जब वाकिफ़ को पावर नहीं है तो आपको पावर कहाँ से आ गया? आपको पावर कहाँ से आ गया? किसी को नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का पावर। और इसको चैरिटेबल पर्पस के लिए, तालीम के लिए, डाउन ट्रॉडन लोगों की इक़्तिसादी भलाई के लिए। तो ये तो 15-16 से अब समाप्त होनी है सुप्रीम कोर्ट में और आधार यही है कि आप कुछ भी वायलेट कर सकते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। और फंडामेंटल ये है राइट्स है वो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए ये ऑब्जेक्शन है। अबू नसर साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि जो वक्फ की जायदाद है वो इरिवर्सिबल है, उसको रिटर्न नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो बहुत सारे केसेज ऐसे हैं कि वक्फ की बहुत सारी जायदाद को लोगों ने बेच करके जो है अपना माल बना लिया। क्या कहेंगे? नहीं, ये जो
जो इल्ज़ाम है वो गलत है। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो वक्त की चीज़ें वो कभी बिक ही नहीं सकती है। जो भी इन्होंने कहा कि उसके अपने जो लोग हैं, उसके बाल बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते। मोबिन साहब, मैं ये बता- इसमें सच्चाई है मैं बता और रहा इसके हूँ, गवाह आप खुद हैं। आप सुने मैं बता रहा हूँ। बिल पास होने के 3 दिन बाद गलत लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की और आपने खुद खड़ा होकर के उसको हटाने की कोशिश की और उसमें कामयाबी भी आपको मिली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि लोग जो है वक्त की जायदाद को लूट रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, कोशिश तो हर जगह लूटने की हो ही रही है और लूट ही रहे हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अब तक किया हुआ था कह ले, तो उसमें चीज़ें थी। आखिर जो मेरे साथ लोग थे, जो मैं गया वहाँ पे सीईओ के साथ गया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस थाने जो गई, तो ये तो गवर्नमेंट की ये है, एजेंसीज़ है, इन लोगों ने साथ दिया और हम लोग गए वहाँ पे और ये काम हुआ। तो देखिए, कब्ज़ा करना और बुरी निगाह रखना प्रॉपर्टी पे, ये तो हर इंसान के ये है जहन की ख़राबी, ये कमज़ोरी है, जहनियत है। ये बनी हुई कोई चीज़ अच्छी दिख रही है, खाली पड़ी हुई है, तो चलो इस पे हम अपना कुछ कर लेते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो मामला ये है कि कहीं भी जो रजिस्टर्ड ज़मीन है, जो रजिस्टर्ड वक्फ है, वक्फ कई तरह के होते हैं। एक तो आपने कह दिया वक्फ हो गया, एक होता है कि रजिस्टर्ड होता है, एक होता है कि एक पेपर पे आपने लिख दिया, स्टैम्प चिपका दिया और वक्फ कर दिया। तो वक्फ के कई ये हो गए, शक्ल हो गए। लेकिन जिस ज़मीन की आपने ज़बानी तौर पे दे दिया कि भाई हमने ये वक्फ कर दिया, तो वो वक्फ की तो हो गई, लेकिन चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस ज़मीन पे कोई आके क्लेम करता है, वो उसके रिश्तेदार से लिखा के आता है, कहता है कि भाई ये मेरा क्लेम है इस पे, ये मेरी ज़मीन, लेकिन उसका तो ऑलरेडी वो वक्फ किया हुआ है। इसको कैसे साबित करेंगे? इसको साबित करने का तरीका ये है कि वक्फ की जो भी कमेटी होती है, जहाँ पे औकाफ की कमेटी हो या वक्फ बोर्ड की कमेटी हो या पर्टिकुलर उस वक्फ स्टेट की कमेटी हो, हर स्टेट की एक कमेटी होती है। जो भी वक्फ स्टेट बोलते हैं, मतलब एक एरिया को जो दे दिया, किसी ने दे दिया, मैंने अपने दे दिया तो वो मेरा एक वक्फ स्टेट हो गया। तो उसको रजिस्टर्ड करना हमारी जिम्मेदारी होती है, वक्फ औकाफ कमेटी वालों की जिम्मेदारी होती है कि उसको रजिस्टर्ड करे, या फिर उस कमेटी की जिम्मेदारी जो उस वक्फ स्टेट का है कि उसको वक्फ स्टेट में रजिस्टर्ड कर दे। इसका बहुत प्रोविज़न है बज़ाब्ते, और इस पर वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद फिर उसको कोई ना बेच सकता है ना कोई ख़रीद सकता है। सपोज दैट कि एक ज़मीन है जिसको किसी के पूर्वज ने डोनेट कर दिया, उसने लिखा पढ़ी नहीं किया, वक्फ बोर्ड को जो है लिखा पढ़ी कुछ नहीं किया, ज़बानी कर दिया, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर अगर उसके वारिसैन ने अगर उस प्रॉपर्टी को किसी को लिख दिया और वो उस पर दावा करके या कब्ज़ा कर लिया है, फिर उसको आप कैसे वक्फ बोर्ड कैसे बताएगा कि जो है ये वक्फ की ज़मीन है? क्या आधार है उसका? और अगर नहीं होगा कोई चीज़ तो फिर उसको कैसे आप जो है उसको संरक्षित कैसे करेंगे? देखिए, जो हम ये नहीं कर पा रहे हैं ना, इसी में हमारी बदनामी हो रही है कि वो फलाना वक्त की ज़मीन थी, फलाने ने बेच दिया, फलाने ने ख़रीद लिया, कब्ज़ा कर लिया। ये इसी लूप होल का नतीजा है। जो वक्त हमने कर दिया, मतलब आपके मेरे वालिद ने कर दिया, अब वो ज़बानी उन्होंने दे दी। ये ज़िम्मेदारी जब भी कोई वक्फ की जाती है ज़मीन, तो ये उसमें डिक्लेयर किया जाता है कि ये ज़मीन जो है हम मस्जिद के लिए दे रहे हैं, कब्रिस्तान के लिए दे रहे हैं, मदरसे के लिए दे रहे हैं, या फिर किसी इसके लिए मज़ार के लिए दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसमें डिक्लेयर होती हैं। वो जब डिक्लेयर होती हैं तो एक कमेटी उसमें बनाई जाती है कि भाई ये कमेटी, इसमें सदर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, या फिर कोई मतवली होंगे। उसमें साफ उसमें ये रहता है जो कमेटी बनती है। तो ये रजिस्टर्ड बिल्कुल हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन कमेटी तो बहरहाल होनी ही होनी, तभी कोई मस्जिद के लिए दी जा सकती है, या उसके लिए उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर रजिस्टर्ड कराए। तो अक्सर लोग तो रजिस्टर्ड करा लेते हैं। बहुत से ऐसे बेचारे सीधे लोग रह गए जो जिनकी पहुंच नहीं है, या नहीं कर पाए, या सलाहियत उस तरह की नहीं है। उस ज़मीन पे चूँकि जब भी बनता है तो कोई ना कोई एक कागज़ बनता है इसका, वक्फ जब भी की जाती है ना, ज़बानी भी की जाती है, तो वहाँ के लोग जो उसको बनाते हैं, तो वो लोग जो अगर बनाने के बाद अगर रजिस्टर्ड नहीं किए तो वो ज़मीन पे कोई क्लेम करता है, तो उस वक्त तक उसका क्लेम जायज़ है, जब तक कि वक्फ स्टेट अपना खड़ा होकर नहीं कहता कि भाई ये मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या इसका दस्तावेज़ है, इसका एक बना हुआ खिस्टा जो होता है मैनुअली, वो मेरे पास है। वो अगर सबमिट कर देता है वो, तो फिर से वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी की वो लेते हो। ये मामला जो ट्रिब्यूनल में जाता था, जिसमें कोर्ट के जजेस भी होते थे और गवर्नमेंट के भी ये होते थे, नुमाइंदा होते थे, और इसके इस्लामिक स्कॉलर्स भी होते थे। तो वो ट्रिब्यूनल में कई लोगों के बैठ के
तय होता था कि भाई ये उसकी सारी बात सुनने के बाद ये तय किया जाता था कि भाई ये उसकी है या वक्फ की है। जो फैसला हो जाता था उसको आखिरी मान लिया, जिसकी चीज़ उसको दे दी जाती थी या नहीं है तो उसको नहीं दी जाती थी। इस बार जो अमेंडमेंट हुआ इसमें ये हुआ कि आप इसके बाद आप हाई कोर्ट चले जाइए। माना कि हमने सब कुछ सुन लिया, सालों साल आपके साथ हमने डेट पे डेट दिया, सुनवाई हुई, एक फ़ैसला आ गया, अब आप इसको परेशान करने के लिए आप चले गए कोर्ट में, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से आप हार गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप उस जगह को खाली नहीं करा सकते हैं उस वक्त तक जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो इसलिए ट्रिब्यूनल का ये मामला था कि ट्रिब्यूनल फैसला करेगी फौरी तौर पे और उसको आखिरी माना जाएगा। तो अब उसको हटाने के लिए इन्होंने कर दिया बस इसके लिए। जी जी यानी इस सवाल का जवाब ये है, और जवाब आ चुका है। 95 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसमें वक्फ बाय यूज़र का बहुत वाज़ेह कंसेप्ट है। ठीक है। और वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो जो ख़ास जायदाद है या प्रॉपर्टी है ये कंटिन्यूअसली 25-30 साल 40 साल से वो वक्फ पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये, और किसी कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर वो कोई मतलब कागज़ लिखा हुआ नहीं भी मिलता है तो उसके कंटिन्यूअस यूज़ जो वक्फ के लिहाज से वक्फ के तौर पे यूज़ हुआ है ये इटसेल्फ अपने आप में काफ़ी है कि उस लैंड को वक्फ डिक्लेयर किया जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें या तो उस पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है या बहुत कमज़ोर कर दिया। उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि वो वक्फ बाय यूज जो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। गलत बात है। तो फिर बुलडोजर चलेंगे जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट का इसकी संभावना है। ये आप जो हम कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, अगर वक्फ बाय यूज़र जैसा कि सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि कोई प्रॉपर्टी है जो प्रैक्टिस में है, जैसे मान लीजिए मस्जिद है और कब्रिस्तान है या दीगर कोई ईदगाह है या कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है, वो प्रैक्टिसिंग में है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपका ये कहना है कि ये स्वतः जो है वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी। अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो ये मौजूदा अमेंडमेंट है उसमें इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब तो मान के चलिए जब ख़त्म कर दिया गया है तो सरकार तो कहेगी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, बुलडोजर चलाएगी उस पर। अब ये मैंने कहा कि इसकी संभावना तो बनी हुई है और ये एक बड़ी संख्या में आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ कि जो 30 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 32 वक्फ बोर्ड्स हैं, कुल मिलाकर के 8.72 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं वक्फ की, जिसमें 38 लाख एकर्स का पूरा एरिया आता है। 38 लाख एकर्स, इसमें से 4.02 लाख जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बाय यूज़ है। ये माने बड़ी माने 50% आप कह लीजिए, लगभग 8.72 लाख में से 4.02 लाख, तो ऑलमोस्ट 50% ये वक्फ बाय यूज़ है। तो अब उस पर तो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जो अभी जो अमेंडमेंट है उस हिसाब से कि दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड वक्फ प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्या होगा? कब्रिस्तान है, मस्जिद है, तो इसका मतलब ये है कि वक्फ बाय यूज जो है वक्फ बाय यूज़र जो है जो प्रॉपर्टी आप बता रहे हैं 4.5 कितनी प्रॉपर्टीज 4.02 लाख 4.02 लाख, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये वक्त की नहीं है, अब उस पर वो अपने तरीके से निपटेगी। हमारा संदेह तो यही है कि गवर्नमेंट उसको सबको सीज कर लेना चाहती है या क्लैरिफाई करे इसके बारे में क्या होगा, क्योंकि वहाँ मामला बड़ा गंभीर है, वो कब्रिस्तान है, वो मस्जिद है, तो आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में गवर्नमेंट को तो ये एक बड़ा सवाल है। जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में नसीहत दे रहे हैं कि लोग इसको पढ़ें, बिल को पढ़ें और तब विरोध करें,
बहुत सारे मुस्लिम जो लीडरान हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। तो ये जो सवाल है उसका क्या जवाब है वो देना बहुत मुनासिब है, क्योंकि ये जो है जो सवाल है, जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। मेरा एक सवाल ये है सर कि सिंपल भाषा में आप समझाने की कोशिश करें एक आम लोगों को। जैसे कोई खाली प्लॉट है, वो वक्फ की जायदाद कही जा रही है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कहीं पे कुछ जो है रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बोर्ड के ये में, उसको वक्फ बोर्ड कह रही है कि हमारी प्रॉपर्टी है, कैसे साबित करेगी? अब ये तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी, मैंने उस पे कोई टाइटल या ओनरशिप का राइट कोई अगर आदमी बता रहा है तो जैसे कि 1952 में जो सर्वे हुआ बिहार के कंटेक्स्ट में बताएं, और फिर अभी जैसा नया सर्वे की बात हो रही है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस ज़माने में उस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी सर्वे में लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट करवा दिया, तो उससे इस बात का सबूत मिल सकता है। बाकी कोई ऑन पेपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका रास्ता क्या होगा, मैं समझता हूँ कि मुबीन साहब बेहतर बताएंगे वक्त से। अगर कोई लैंड है जो प्रैक्टिस में नहीं है, अगर प्रैक्टिस में है, मान के चलिए आप रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर मस्जिद है, तो उस पर तो आप क्लेम करेंगे, तो जो एक कानून है वक्फ बाय यूज़ का जो था उसके तहत जो है आप उस पर दावा कर सकते हैं। लेकिन कोई किसी ने वक्फ कर दी हो मस्जिद के लिए, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, लेकिन वो उसके इस्तेमाल में नहीं आया हो, तो उसको आप कैसे दावा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम वक्फ के मामले था इसी सब चीज़ों के लिए बनी हुई थी वक्फ, से उसका फैसला आता था कि सुनवाई के बाद फैसला आता था। तो इसमें एक्चुअली सबसे अहम चीज़ आपने कहा कि लैंड है वो यूज़ में नहीं है किसी की, तो उस पर क्लेमेंट कौन है। अव्वल तो ये देखते हैं क्या उनका क्लेम होता है, किस तरह के उनका क्लेम है कि भाई उनके वालिद का था या उनके चचा का था या उनके किसी रिश्तेदार का था। अव्वल तो ये उस पर आता है। दूसरी ये अहम चीज़ ये होती है कि कभी भी हमने आपको जो पहले बताया कि कभी भी कोई वक्त करता है ना तो उसका मकसद जो है वो वाज़े करना होता है कि हमने ये ज़मीन मस्जिद के इस्तेमाल के लिए दी या मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए दी, या ये ज़मीन हमने कब्रिस्तान के लिए दी या किसी इसके लिए दी, मज़ार के लिए दी या ईदगाह के लिए दी, किसी भी रिलीजियस यूज़ के लिए दी। तो उसमें वाज़े करके एक नॉर्मल मैनुअली लोग लिख के और स्टैम्प वगैरह भी नहीं साटा और किसी एक साहब को दे दिया कि भाई इसके कमेटी के सदर रहेंगे या ये सेक्रेटरी रहेंगे या ये फिर मुतवल्ली रहेंगे, ऐसे करके ही कोई ज़मीन वक्फ होती है। ऐसे कोई कह दे कि हाँ भाई ये गांधी मैदान है, ये वक्फ क्लेम कर रहा है कि आपका है, तो कोई उसका ये सर पर नहीं है। ये एक बेवकूफ़ तो सवाल उठते ही है ना कि ये कहे जाते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ पे उंगली रख दे वही उसकी ज़मीन हो जाती है। वक्फ बोर्ड तो अपनी ज़मीन पे उंगली ही नहीं रख रही, दूसरे की ज़मीन पे क्या रख। मोतिहारी में आप तो चूँकि जिला औकाफ कमेटी के सदर हैं, आपके इल्म में होगा ही, कितनी जायदाद है पूरे पूर्वी चंपारण ज़िले में? एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, प्रॉक्सी बता सकते हैं। उसमें समझिए कि 150 से 200 एकड़ ज़मीन है। 1.5 से 2 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ ज़मीन पूर्वी चंपारण ज़िले में? जी जी। भाई ये ज़मीनें हैं कहाँ, नज़र नहीं आती? वही तो है अफसोस। ये कहने को तो सारा जहाँ हमारा सर छुपाने को छत नहीं है। पूरा ज़िला हमारा है और हमें 5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी कि हम अपना स्कूल बना सके। ये माइनॉरिटी का जो ये फंड था उस पर स्कूल बनाने के लिए पूरे ज़िले में मैंने ढूंढ लिया, कहीं 5 एकड़ ज़मीन नहीं मिली, जबकि एक जगह 30-35 एकड़ ज़मीन है। ये कौन कब्ज़ा कर रखा है? या तो गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर रखा है या गवर्नमेंट के इसमें नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कहीं ज़मीन नहीं मिल रही। हमारे पास दस्तावेज़ पड़े हुए हैं, जो मेरे पास 32 एकड़ का जो ये है। आपने क्या किया? अभी तो आपको करीब 1.5 साल हो गए, आपने कुछ इस पर पहल की, कुछ किया? बिल्कुल हमने पहल की, हमने सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की कि एटलीस्ट ये ज़मीनें, ये चीज़ कहाँ है और इसके इस्तेमाल किन के इस्तेमाल में है। तो अक्सर चीज़ें जो है या तो किसी के कब्ज़े में हैं, वो कह रहा है कि हम रसीद कटैले बनी, हम चलत आनी यहीं पर हमारे चला था, हमारे तो बाबूजी जो तत रहलन। अब हम जाके मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, 2.5-3 साल का वक्त मिलता है। इस 2.5-3 साल में हम ज़मीन का कब्ज़ा तो छुड़ाने से रहे,
ये गवर्नमेंट प्रोसेस में जाएगा तो प्रोसेस, हमने सिर्फ ये किया है कि जो भी ज़मीन का ये है उसको नोटिस करा दिया कि भाई ये वक्त की ज़मीन है, आप इसको कैसे इंक्रोच करके रखे हुए हैं, एक प्रोसेस में ला दिया कि भाई अब कल होकर सुनवाई होगी तो जो भी रहेंगे मेरे बाद वो लोग देखेंगे, कम से कम चीज़ें रास्ते पे तो आ जाएगी। मेरी ये कोशिश है। हम किस अगर आपने ये किया कि एटलीस्ट नोटिस करवाया उन सभी कब्जे वालों जगहों पे, तो ये आप इसके लिए मुबारकबाद के हकदार हैं। अब सर हम ये समझ लें कि अब चूँकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जिस पोजीशन में है, लाइक राष्ट्रपति का साइन हो गया है, अब क्या गुंजाइश बच रही है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या असर होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, ये सब क्या कैसे जो है तस्वीरें साफ होंगी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या गवर्नमेंट जो चाह रही है वो अपना कर लेगी? एक बात तो ये है कि लगभग 70 पिटिशन्स इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुके हैं, जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं उनके तरफ से, विपक्ष की जो लगभग तमाम पार्टियों ने इसमें दिया है, उसके अलावा इंडिविजुअल्स ने भी दिया है। ये तो इतने सारे जो पिटिशन पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक पिटिशन से भी तो सुनवाई हो सकती है। अब ये इसका मतलब कुछ बेनिफिट है क्या? बहुत ज़्यादा तादाद में अगर पिटिशन पढ़ें तो डिफरेंट एस्पेक्ट से हो सकता है, लोगों ने अलग अलग पहलू से सवाल उठाया हो। जैसे सर ने कहा कि राइट टू रिलीजन है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो वो एक पहलू है ना। उसके साथ जो छेड़छाड़ किया गया, जो वक्फ की जो स्पिरिट है, जैसा कि बताया गया कि अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो उसमें कोई किसी को, और इरिवर्सिबल है, तो ऐसे में कैसे कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है? तो कई पहलू से दिया होगा। अब तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं। नॉर्मली ये होता है कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको करती है कि सबको क्लब कर देती है, सारे केसेस को एक साथ करके, या फिर उसके बाद देखती है उसको। अब ये है कि नेचुरली ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे और कर रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट के पास मौका है। जो हमारी जो बड़ी संगठन है, हमारे बड़े संगठन है, और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें तमाम सेक्शंस के लोग उसमें साथ हैं, और आप देखें कि इसमें कोई मतभेद नहीं है, सभी सेक्शंस के जो मुस्लिम्स हैं वो उसमें हैं, तो उनके साथ है। या जो भी और जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, तो ये जिन पर ट्रस्ट है मुस्लिम कम्युनिटी का 99% लोग ट्रस्ट करते हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे, तो उनके साथ अभी भी बैठक कर सकते हैं। और जो इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो एक बार फिर कुछ अमेंडमेंट हो सकता है कि वो जो क्लॉज है जिन पे हमें ऑब्जेक्शन है उसको हटाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, उसकी नीयत अगर साफ़ है और वो सही मानों में चाहते हैं कि वो, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पंक्चर बनाने वाले, तो पंक्चर बनाने वाले आपने बना करके छोड़ दिया है ना। बड़ी आबादी है मुसलमानों की, बट हमने सिर्फ लेकिन आपने तो प्राइम मिनिस्टर को झूठा साबित कर दिया। आप तो प्रोफेसर हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर को झूठा साबित नहीं किया, तो लेकिन अब ये सच्चाई है ना कि अगर ये बना रहे हैं। एक पहलू है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने एक चीज़ ये भी दिया था कि मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में इंडिया में नंबर 1 है, उनका रेशियो सबसे हाई है। तो जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो ये जो अगर सही मानों में अगर सरकार चाहती है, उसकी नीयत साफ़ है, तो जो मैं एक बार फिर से इस बात को कहता हूँ कि सच्चर कमेटी ने जो नक्शा सामने में रखा है, और चूँकि आप भी यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, बेवाओं का उत्थान हो, जो तो वही तो वो भी कह रहे हैं कि कैसे शैक्षणिक आर्थिक रूप में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है थ्रू वक्फ जायदाद। तो उस पर गौर किया जाए, सरकार उसको फिर से इस पर विचार करे। अबू नसर साहब, कुछ लगता है क्या कि आपको सरकार कुछ जो है रहमदिल भी होगी क्या? नहीं, कुछ हम कहना चाहेंगे। एक बात तो ये है कि सरकार के बात ही में विरोधाभास है। कभी पकौड़े तलने को भी उसने जो है सो बहुत बड़ा रोज़गार करार दिया था, और अगर हलाल रोज़ी कोई पंचर बना के और टेम्पू चला के कमा रहा है, तो ये अंदाज़ डिनाउंसिंग है। ये अंदाज़ उनके तारीफ़ का नहीं है कि भाई वो अपनी मेहनत से जो है रोज़ी कमा रहा है। तो एक बात तो इसमें ये है, कम्युनिटी को अभी गडकरी ने भी बहुत डिनाउंस किया कि 5 काम कर सकते हैं,
या तो पान की टिपोड़ी बना सकते हैं, या टेम्पू चला सकते हैं, या ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, या ये सब बातें यानी सोची समझी स्कीम के तहत कही जा रही हैं। इतनी ख़राब हालत भी इस कम्युनिटी के नहीं है जितनी बताई जा रही है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे नहीं लगे, एक तो ये है कि सिविल कोर्ट में कम से कम जिस तरह से सिविल के तरफ ये ढकेला जा रहा है, 20 साल से कम किसी केस का कम से कम 20 साल लगता है उसमें। बिल्कुल। तो ये एक लंबा लॉन्ग लामतनाही प्रोसेस हो जाएगा जो शुरू किया गवर्नमेंट ने, पूरी कम्युनिटी उलझ जाएगी। और इसको तरक्की भी कराना चाहते हैं, जैसा वज़ीर आज़म कह रहे हैं, उनके बात से लगता है कि तरक्की भी करना चाहते हैं। उनको कोई पंचर बनाने वाला मुसलमान में पसंद नहीं है, सब प्रोफेसर ही पसंद है। दूसरी बात ये है कि सरकार से एकदम मनी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जेपीसी में जो उसने अपोजिशन के लोगों को रखा था, उनके एतराज़ात को शामिल तक नहीं किया, उनके एतराज़ात को शामिल तक नहीं किया। तो भाई जेपीसी का गठन आपने किस लिए किया था? गलती से अगर आपने किसी वजह से ये बिल पास कर दिया है, तो ये बिल जो है न इंडिया के लिए, मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, न उस डाउन ट्रोडन कम्युनिटी जिसका दर्द आप रखते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो पार्लियामेंट की ये भी रवायत रही है कि पार्लियामेंट को जब भी एहसास हुआ है कि एक गलत कानून पास हो गया है, तो पार्लियामेंट उसको रिपील करती है, और फार्मर्स जो बिल था उसको रिपील किया गया है। तो मेरी गुजारिश यही है सरकार से कि वो जो है वक्फ अमेंडमेंट 2025 को पार्लियामेंट के ज़रिए रिपील कर ले, वापस ले। आप लोग इतनी सारी खामियां गिना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, वो तो फ़ायदे गिना रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है। जी, हम मतलब मुसलमान ही कम्युनिटी में न मुनाफिकत का लफ्ज़ आया है, बहुत से मुनाफिक लोग हमारे यहाँ हैं जो है यानी पढ़ लिख के और इसके वजह से नहीं, कुछ फ़ायदे उनको ज़ाती पहुँचाए गए हैं जिसके बुनियाद पर उनका ये बयान है। और कोई बयान, अब देख लीजिए उनके चेहरे को, उनके चरित्र को, उनका क्या तौर तरीका रहा है, वो तो आदमी का कैरेक्टर न बताता है कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। तो वो सारी चीज़ें। आखिरी कमेंट सर, गवर्नमेंट से आप ये उम्मीद रखते हैं? बहुत उम्मीद ये है कि यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस होता है नॉर्मल केस, और ये पार्लियामेंट के ज़रिए कोई एक्ट बनाया हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से वकीलों की राय आ चुकी है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होता है। वो अगर मनी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं छेड़छाड़ करते हैं, हाँ इसमें मतलब ये है, तो बस बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो ये कानून वैलिड रह जाएगा। तो उससे हमको ज़ाती तौर पे या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को बनी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरह का डिसीजन देती है। जैसे एक 42 अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, जिसमें जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सुपरसीड कर दिया गया था फंडामेंटल राइट को। तो उसको जो है ये कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कभी वायलेट नहीं किए जा सकते हैं, तो उसको वो ये किया था। लेकिन जुडिशरी का इतना डेयरिंग होना कि जिसमें जो है वो इससे मामूली नौयत के केस में जब डेयर नहीं कर पाई है, अफसोस के साथ करना पड़ता है, तो इस मामले में अगर ऐसा कर दे तो बहुत हम उसके शुक्रगुजार होंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है। हमारी सरकार है, हम अपने सरकार से बहुत ही यानी गुजारिश करते हैं कि अगर गलती से ये बिल पास हो गया, आप ऐसे भी देखेंगे तो इस बिल को पास कराने के लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी है। गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं थी, 240 उसके मेंबर ही हैं, 288 उसको आया है वोट, और 232 जो है अपोजिशन में आया है।
तो 2-3 पार्टियों को उनके स्टेट के फ़ायदे के लिए या उनके इलेक्शन जो उनके स्टेट्स में हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए बहुत मुश्किल से घेर छेक के ये लोग लाए। तो ऐसे भी नहीं कहा जा सकता, और राज्यसभा में तो और भी बुरा हालत था। तो ये जो है ना बहुत ही गलत मोटिव से और मैनेज्ड मेजॉरिटी के ज़रिया इस बिल को पास कराया गया है। अवाम में भी इसका जो है सो साख नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि मुल्क में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बेरोज़गारी की बातें हैं, मुल्क में जो है किसानों का, मज़दूरों का, बिहार में जो पलायन की समस्या है, यही मूलभूत समस्या है। और हमारा स्टेट जो है कॉरपोरेट स्टेट नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का भला हो, अंत्योदय। तो ये सारी चीज़ें क्यों हमारी सरकार भूल रही है, जो हमारा मूलभूत आधार है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि सरकार अपनी इस खामियों को समझे। और बहुत दिनों तक जो है कॉरपोरेट मूड में मुल्क को चलाया गया तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये मुल्क तबाह हो जाएगा और सबकी सुनने की ज़रूरत है। सर, आपको क्या लगता है, उम्मीद रखी जानी चाहिए कि इसमें कुछ तब्दीलियां होंगी? अब तो एक तो मामला सब जुडिस है, तो वो तो अदालत का है, और जैसा कि नसर साहब ने कहा कि एक्सट्रीमली टेक्निकल ग्राउंड पे ही कोई इस तरह का मामला फैसला हो सकता है। इसलिए बहुत उम्मीद मैं भी नहीं रखता हूँ इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवर्स इस बिल के बारे में कुछ आएगा। लेकिन सरकार को सोचना होगा। देखिए, ये भारत का जो कल्चर है, ये मिली जुली तहजीब, इतनी विविधताएं, इतनी डाइवर्सिटीज़ है, और हम इस देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। तो क्या यह संभव है कि 20-25 करोड़ आबादी को डंप कर दिया जाए और देश विकसित हो जाए? आखिर हमारी भी कुर्बानियाँ हैं। 2-2.5 लाख उलमाओं ने, आलिम दीन ने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी दी। मैं ख़ुद बताऊं कि मेरे 2 परदादा फांसी के तख्ते पे चढ़ाए गए जो आज़ादी की लड़ाई में। तो और कंट्रीब्यूशंस देने वाले किस फील्ड में नहीं हैं? कहीं कलाम साहब हैं, APJ कलाम साहब हैं, तो कहीं मोहम्मद अज़हरुद्दीन हैं, तो कहीं बिस्मिल्लाह खां हैं, तो कहीं उस्ताद अली अकबर खां हैं। किस फील्ड में आप जाएं, और फिल्मी दुनिया तो पूरी की पूरी जो है वो डोमिनेट करते रहें। तो यहाँ इस देश का भला, इस समाज का भला इसी में है कि हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, और उस हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बनाए। हमें किसी से कोई एलर्जी नहीं है। अगर भाजपा अपनी पॉलिसीज़ को इन बुनियादों पर, आर्थिक आधार पर, गरीबों के लिए, दबे कुचले के लिए और जो भी हैं उनके हिसाब से पॉलिसी बनाती है, हम सब साथ होंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट अगर सबके फ़ायदे का, जिसका गवर्नमेंट का स्लोगन है, तो वो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि उसमें सब लोग शरीक होंगे। क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट्स मोबिन साहब आपका। नहीं, मेरा तो आखिरी कमेंट यही रहा है कि सरकार जो है मुसलमानों की भला चाहती है अगर, तो वो इस बिल को वापस लेने की जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उस पर गौर करे। दूसरे ये अगर नहीं कर सकती है तो अमेंडमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस जो करने हैं वो करके आप अपनी बात भी रख लें, हमारी भी बात समझ में आ जाए। इस बिल को तो कौम नहीं मानेगी, ये मेजॉरिटी जो है नहीं मानेगी, चाहे इसके लिए कानूनी तौर तरीक़े से हर इस पे जाके मुखालफत होगी, कुर्बानियाँ देनी होगी, देगा, लेकिन कानूनी तरीक़े से हर इसका एहतजाज होता रहेगा। सबसे पहले। दूसरी ये चीज़ है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहती कि हाँ किसी तरह से मुसलमानों को हम ये करें, आपके पास इतने सारे पावर्स हैं, मेजॉरिटीज़ हैं, थोड़ा बहुत अगर ये 25 करोड़ आपके साथ हो जाता है, जिस तरह से आपने सबका विश्वास, सबका साथ की बात कही है, तो सबके साथ मुसलमान तो ढूंढ रहे हैं कि भाई उनको कोई मोहब्बत करने वाला हो, उनके साथ, आपके साथ शाने बशाना चलने को तैयार है। तो आप क्यों इनको अलग करके देख रहे हैं? 25 करोड़ की आबादी जो है आपका, लगभग जो है 17-18% जो है आप वोटर्स आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन आप लेने को नहीं हैं। आप खामखा से उनको अलग किए जा रहे हैं।
हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे लिए मोदी रहें या राहुल रहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी का ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो हम वोट करें और अच्छे से अच्छी सरकार चुन के लाएँ। हम आपको चुनेंगे। तो मेरा बस यही है कि आप हमको भरोसे में लें, हम आपके साथ भरोसे में आने को तैयार हैं। दूसरी एक अहम चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हालात है, लोग कहते हैं कि भाई फ़लाने साहब जो हैं MLA हैं, MP हैं, इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये हमारी आवाम की, मेरे ख़्याल से ये थोड़ी सी ज़्यादती है उस शख्स के लिए जो किसी ओहदे पे है। उस एक शख्स के अगर रिज़ाइन कर देने से कुछ कौम का भला हो जाने वाला है तो रिज़ाइन क्या, वो सुसाइड कर ले, यहाँ तक के तैयार है। लेकिन उसके नहीं करने से आप उसको जलील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये आवाम को इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर किसी ओहदे पे कोई बंदा पहुंचा हुआ है, कोई MP है, कोई राज्यसभा से है, ज़मीर भी कोई चीज़ होती है ना। बिल्कुल ज़मीर है, लेकिन अगर हम ज़मीर में हैं, हम हैं ही नहीं तो हम क्या करेंगे। बस मेरा यही है कि सरकार जो है हमें अपना बनाए, हम अपना बनने को तैयार हैं और सरकार को अपना बनाने को हम तैयार हैं। हमारा मुल्क है, इसके लिए हमने कुर्बानी दी है, हमेशा दी है और आगे भी देते रहेंगे। बस मेरा यही है कि सरकार इस पे गौर करे। अगर कोई गुंजाइश बनती है कि इस अमेंडमेंट में कोई, अगर ये रिवर्सल का कोई मामला बनता है तो वो करें, अदरवाइज़ थोड़े बहुत अमेंडमेंट के साथ इसको ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स से बात कर रहे थे कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं, आखिर मुस्लिम समाज सोच क्या रहा है। मुस्लिम समाज का हर वो तबका जिसकी इन तमाम चीज़ों के बारे में बुनियादी समझ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोग बिल को समझ नहीं रहे। तो हमने ये कोशिश की कि जो बिल को समझने वाले लोग हैं, जो एलिट क्लास है, उनके नज़रिए में ये बिल जो अमेंडमेंट है वो कैसा है वो जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तो हमारी आज की ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।